हेलो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके पीछे का रीज़न है एक इम्पॉर्टेंट मंथली इकोनॉमिक रिव्यू जो होता है दोस्तों, वो अभी रिलीज़ किया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने। जो अक्टूबर महीना था उसमें इकोनॉमी कैसी रही, क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई, क्या क्या चीज़ें बुरी हुई, क्या क्या चैलेंजेस इकोनॉमी के सामने हैं, ये जब आपको पूरा पता चलेगा इस रिव्यू को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, तो आपका जो डिसीजन होगा बाइंग सेलिंग का, इन्वेस्टिंग में या फिर ट्रेडिंग में, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। कई दिनों से हम कई सारी वीडियोस की सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम आपको एजुकेट कर रहे हैं कई सारी इकोनॉमी की चीज़ों के बारे में, मार्केट के बारे में। हम कई सारी चीज़ें आपको सिखा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का आज यहाँ पर एक थोड़ा आपको रिकैप भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल ना स्किप करें, अंत तक ज़रूर देखें। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, क्यों? क्योंकि कई सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन होगी, जैसे कि इन्फ्लेशन हो, एफडीआई हो, एक्सपोर्ट हो, उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर हो, कई सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा जो मतलब गोल है वो यही है कि आपको सारी चीज़ें ठीक से समझे। छोटा सा वीडियो बनाने में कोई मज़ा है नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डीपली ही आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा बियर ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, एजुकेशनल लगे, तो ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं आखिर ये मंथली इकोनॉमिक्स रिव्यू है क्या चीज़। ओके, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है वो हर महीने एक रिव्यू देता है। मतलब देख लीजिए, बजट जो होता है वो साल में एक ही बार होता है, उससे पहले एक आता है इकोनॉमिक सर्वे। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो साल में एक ही बार नहीं होता है एक्चुअल में। ये जो छोटे छोटे रिव्यू होते हैं हर महीने, उसमें थोड़ी ऐड करके फिर सारे चीज़ों को, सारे महीनों को, सारे रिव्यू को एक कर बनता है इकोनॉमिक सर्वे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हर किसी को वो जानना ही चाहिए। तो हर महीने ये चीज़ होती है, हर महीने रिव्यू होता है, देखते हैं कि इकोनॉमी में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चल रहा है। वहाँ पर कुछ आंकड़े आते हैं, चैलेंजेस सामने आते हैं। जो हमारी फिनांस मिनिस्टर है वो किस तरह से देखती है, आरबीआई के गवर्नर किस तरह से देखते हैं इकोनॉमी को, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है इस रिव्यू के बाद। तो ये रिव्यू हम डिटेल में यहाँ पर जानने वाले हैं। यहाँ पर उन्होंने जो टाइटल है एक्चुअल में, या फिर एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पर फ्रेज यूज़ की है, वो आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो फोरकास्ट है हमारी इकोनॉमी का, इंडिया की इकोनॉमी जो है दोस्तों, उस पर वो ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी है। उनको लग रहा है कि वहाँ पर ग्रोथ हो सकती है। मतलब इतनी जो एक काफ़ी दिक्कत में हमारी इकोनॉमी है, मार्केट है, तो उसमें अभी एक थोड़ी आशा की किरण यहाँ पर जगी है। ऑप्टिमिस्टिक तो हम है, हमारा फ्यूचर बेटर है, बट प्रॉब्लम यह है कि हम पूरी तरह से आशावादी नहीं है। मतलब ऐसे भी नहीं कि हम आशावादी हैं, मतलब अभी मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा, इकोनॉमी बढ़ती ही जाएगी, जीडीपी बढ़ेगा, ऐसे नहीं है। हमारे पास सामने कई सारे वहाँ पर चैलेंजेस भी है, और उसी वजह से हमें कॉशियस रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बट कॉशियसली। ओके, तो इसीलिए ये जो पूरा सार है पूरे इस रिव्यू का, वो यही है कि कई चीज़ें पर हम आशावादी है, कई चीज़ें अच्छी चल रही है, बट उसके साथ साथ कहाँ पर हमें कॉशियस रहना है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देख लीजिए, एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर पहली बात हो रही है। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब हमारा जो मेन जो सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छे दिन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, अच्छे दिन यहाँ पर दिख रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि पूरा जो एग्रीकल्चर है हमारा वो ज़्यादातर डिपेंड रहता है मॉनसून पर। मॉनसून अच्छा हो, हमारी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा। मॉनसून खराब हो तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम होगा, दिक्कतें आएगी। किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट होता है मॉनसून का। और मॉनसून जो चीज़ होती है, बारिश जो होती है दोस्तों, वो काफ़ी हमारे इंडिया में तो प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। मतलब इतनी ही गिरेगी, इस बार बारिश होगी ही, ऐसे नहीं है। काफ़ी ये डिफ़िकल्ट चीज़ होती है प्रेडिक्ट करना। तो यहाँ पर अभी चीज़ ये हुई कि इस बार काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, तो अच्छी बारिश, अच्छा प्रोडक्शन, तो इसीलिए कृषि में, एग्रीकल्चर में एक अच्छे दिन इस बार दिख सकते हैं। दूसरी चीज़,
जो सरकार होती है दोस्तों, वो किसानों को आश्वस्त करने के लिए, किसानों को एक श्योरिटी देने के लिए पहले ही कुछ प्राइजेस डिसाइड करती है, जिसे एमएसपी कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस। इसका जो रीज़न है ये प्राइजेस डिक्लेयर करने का, बोने से पहले ही प्राइजेस पहले ही डिसाइड की जाती है, ताकि किसान जो हो वो एश्योर हो सके कि भाई मैं यहाँ पर अभी इतनी मेहनत करूँगा, 2-3 महीने सारी इनपुट डालूंगा, मेरा पैसा मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर दिन रात वहाँ एक कर लूँगा, इतनी मेहनत करूँगा, और उसके बाद अगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो कोई ना ले या फिर उसके जो रेट हो काफ़ी कम मिले, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो वो ना हो, इसीलिए सरकार क्या करती है, हर साल एमएसपी डिक्लेयर करती है बोने से पहले ही, ताकि मतलब वो श्योरिटी लेती है कि अगर आपने अनाज उगाया तो उसकी प्राइस हमने पहले ही बता देते कि इतने प्राइस पर लेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप लेने जाओगे, देने जाओगे बाजार में बेचने के लिए, तो वहाँ पर कम प्राइस में आपका सामान बिकेगा, ऐसे नहीं है। आपका अनाज जो होगा दोस्तों, वो वहाँ पर सरकार पहले बताती है इस प्राइस में हम लेंगे। तो जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो सरकार लेने वाली है, ये प्राइस पर लेने वाली है, तो आप श्योरली वहाँ पर बिंदास्त होकर वहाँ पर खेती करेंगे। तो वही चीज़ होती है, इसलिए एमएसपी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इस बार मतलब हर बार होता ही है वैसे, बट इस बार जो है वो एमएसपी की प्राइजेस उन्होंने बढ़ाई है, मतलब ज़्यादा वहाँ पर रेट में खरीदेगी सरकार, ऐसा उसने आश्वस्त किया है। तो जब आपको पता है कि ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं, तो आप ज़्यादा वहाँ पर बोएंगे, ज़्यादा क्रॉप लेने की कोशिश करेंगे, और इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सपोर्ट में एमएसपी बढ़ने की वजह से भी अच्छे दिन एग्रीकल्चर के लिए है। और दूसरी चीज़, जो इनपुट्स होते हैं एग्रीकल्चर में, उसमें अगर आप मतलब एक ही चीज़ बेसिक है दोस्तों, जो आप इनपुट करोगे वही आउटपुट होता है। जैसे कि हमारी रोज की लाइफ में भी जैसा आप बोगे वैसे ही मिलता है। मतलब अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको उसका जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट अगर आप मेहनत ही कम करोगे तो आपको मतलब इनपुट ही आपका छोटा हो तो आउटपुट भी छोटा हो सकता है। तो इसीलिए वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर में जब आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, तो आपको इनपुट लगते हैं। जैसे कि आपके पास उसका हम कहें कि सीड होने चाहिए, उसके पास फर्टिलाइज़र होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास जो कुछ मतलब उस पर जो कई बार जो हम कहें कि रोग आते हैं तो वो जाने के लिए आप वहाँ पर कई सारे पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनपुट जिसे कहते हैं वो आपके पास अच्छी हो, अवेलेबल हो, कम कीमत में मिले, तो आप कम कीमत में इनपुट लगाकर उससे ज़्यादा आउटपुट लेंगे तो आपका फ़ायदा बढ़ेगा। तो वो यहाँ पर इस साल क्या हुआ है कि जो इनपुट्स है दोस्तों खेती के लिए वो भी अच्छे हैं, तो वो चीज़ अच्छे इनपुट की वजह से आउटपुट भी अच्छा होने के चांसेस। तो ये सारी चीज़ें, मॉनसून अच्छा है वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस अच्छी है, ज़्यादा बढ़ाई है तो वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, और यहाँ पर इनपुट भी अच्छा है तो आउटपुट बढ़ेगा। तो ये सारा पूरा देखने के बाद ही एग्रीकल्चर में ग्रो होने के ज़बरदस्त चांसेस है। तो इसीलिए रबी जो पीक होते हैं, मतलब जो विंटर में लिए जाते हैं, तो वो वहाँ पर ज़्यादा किसान प्रोडक्शन करने के चांसेस है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद। और जो खरीफ होगा, मतलब जो समर होगा, उसमें भी जो खेती होगी वहाँ पर भी लोग ज़्यादा बोएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन लेने का कोशिश करेंगे। तो इस वजह से एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छे दिन हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात की है कि कई सारी दिक्कतें तो अभी इंडिया के सामने है, जैसे कि अभी ग्लोबल बैकग्राउंड में काफ़ी दिक्कत है, जैसे कि चाइना स्टिमुलस पैकेज है, बट अब फिर से वहाँ चाइना से काफ़ी लोग नाराज़ है, FIs नाराज़ है, वो फिर से दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं कि दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्ट करें, ये दिक्कत की बात है। बाकी वॉर चल रहे हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन हो या फिर इजराइल ईरान का वॉर हो, वहाँ पूरी मतलब दिक्कतें की चीज़ें हैं। तो और ट्रंप नए आए हैं, तो अमेरिका की नीति कैसे होगी, क्या क्या उनकी पॉलिसी होगी, किस तरह से वो टैरिफ लगाएगी, ये सारी चीज़ें जो है उससे काफ़ी बैकग्राउंड में काफ़ी मतलब नॉइज़ है। और इस चीज़ और कुछ दिनों पहले मतलब कुछ महीनों पहले मानसून में भी दिक्कतें आई थी। तो इन वजह से कई सारी दिक्कतें हैं, बट फिर भी हमारे इस जो रिपोर्ट है दोस्तों, रिव्यू है, इसमें कई सारी बेटर चीज़ें भी हमें हमारे इस रिपोर्ट में दिख रही है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि देर आर सम ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर रिबाउंड होने की हमारी इकोनॉमी दिख रही है। क्या क्या चीज़ें हैं देखेंगे एक के बाद एक।
इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। आप अगर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट आएगी। उस प्लेलिस्ट में हमने कई सारे एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, मतलब रिसेंट कोई भी टॉपिक हो, रिसेंट कोई न्यूज़ हो, उससे रिलेटेड वहाँ पर वीडियोज़ है। अगर आप वो चेक आउट करेंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेटेस्ट जो जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमी की बातें हो, मार्केट की बातें हो, वो आपको पूरी डिटेल में वहाँ पर समझेगी। तो ज़रूर जाइए और वहाँ पर ये सारी प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिए। तो वहाँ पर इन्फ्लेशन की मैंने बात ज़्यादा क्यों की है, क्योंकि इसका रीज़न है हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, वो भी इन्फ्लेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो पहले देखते हैं कि इन्फ्लेशन कैसा है और उसके बाद ही रेट कट करने का वो सोचते हैं। और रेट कट काफ़ी बड़ा इवेंट होता है हर किसी मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए खासकर। तो इसीलिए ये जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ठीक ठाक होना चाहिए। ज़्यादा ही इन्फ्लेशन हो तो भी दिक्कत है और काफ़ी कम हो इन्फ्लेशन तो भी दिक्कत है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन जो चीज़ होती है वो उसे प्यार से, ठीक से, धीरे से और काफ़ी मेहनत करके उसे एक स्टेडी इसमें रखना पड़ता है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट ये टास्क होता है और हमारे आरबीआई के गवर्नर काफ़ी अच्छी तरह ये काम पूरी तरह से कर रहे हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन की चीज़ है दोस्तों, तो काफ़ी, अगर आपने पिछले रिपोर्ट देखे होंगे तो इन्फ्लेशन के बारे में काफ़ी बुरे हालात हैं हमारे, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है दोस्तों एक्चुअल में 4% के अराउंड का है आरबीआई का गोल। बट उसके बाद वो सोच रहे थे कि 4 ठीक है भाई, 6 तक चलेगा कुछ, मतलब ठीक है, कभी कभी 6% भी हम सह सकते हैं। बट जो अभी आंकड़े आए सीपीआई के वो काफ़ी ख़राब थे। हमारा जो सीपीआई का जो इन्फ्लेशन था दोस्तों, वो ना था 4, ना 5, ना 6, वो था 6.2। मतलब वो जो हमारी लिमिट है उससे भी ज़्यादा की इन्फ्लेशन वहाँ पर देखने को मिली। इन्फ्लेशन काफ़ी दिक्कत वाली होती है, जब जो ज़्यादा ही होती है तो हमारी कंजप्शन में दिक्कत आती है। लोगों के खर्चे किस तरह से होंगे, लोगों का जो मतलब मांग होगी, डिमांड होगी, उसमें दिक्कतें आती है। तो ज़्यादा जो महंगाई वो इकोनॉमी के लिए ज़्यादा अच्छी बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो वही चीज़ें, महंगाई काफ़ी बड़ी है। बट अभी जो अर्ली नवंबर है, अक्टूबर, तो वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें, जो रिबाउंड की बात हो रही है वो इसी से भी है कि हमारा इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। क्यों? इसका रीज़न है जो फूड प्राइजेस है वो थोड़े वहाँ पर कम होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो हमने ऑलरेडी बात की एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में तो अच्छा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अच्छा चल रहा है। तो इसीलिए अर्ली नवंबर में यहाँ पर एक अच्छा इन्फ्लेशन का आंकड़ा वहाँ पर आया है। उसके साथ साथ बट दिक्कत, एक अच्छी चीज़ होती है तो दूसरी बुरी भी यहाँ पर हो रही है कि एक अच्छी चीज़ देखिए हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फूड इन्फ्लेशन वहाँ पर कम हो रहा है, तो हमारा ओवरऑल इन्फ्लेशन कम होगा। बट दूसरी तरफ यहाँ पर जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स है, जैसे कि वॉर चल रहे हैं, तो वॉर की वजह से, जब भी कभी वॉर होता है अनसर्टिनिटी होती है, तो सप्लाई में दिक्कतें आती है, फिर डेवलपमेंट में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, सारी जगह दिक्कतें आती है जब वॉर हो, अनसर्टिनिटी हो। तो उस वजह से, इस अनसर्टिनिटी की वजह से फिर ऑयल के दाम बढ़ते हैं, कई सारी चीज़ें होती है और उससे फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो एक तो अच्छी चीज़ हो रही है हमारे यहाँ की, हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो रहा है, तो इन्फ्लेशन कम करने का काम वो कर रहा है। बट उस दूसरी जगह ये जो पॉलिटिकल फैक्टर्स है वो कीमतें बढ़ाने में लगे हैं, तो दोनों का इम्पैक्ट थोड़ा यहाँ पर पड़ सकता है। तो इसीलिए थोड़ा अच्छा ये हो रहा था तो इन्फ्लेशन जल्दी से घटता, बट फिर से जो पॉलिटिकल फैक्टर से की वजह से ये दिक्कत सामने हमारे अभी भी है। तो इन्फ्लेशन को बीट करना थोड़ा टफ लग रहा है इस वक्त। उसके बाद इसमें बात की है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर इकोनॉमी के लिए। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक होगी, लोगों के हाथ में काम होगा, तो उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी, उनका जो मतलब जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से वो हासिल कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हर सरकार के सामने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना एक काफ़ी बड़ा काम होता है। तो इस एम्प्लॉयमेंट को बनाता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट लोगों को देने के लिए वहाँ पर कई सारे सेक्टर है, जैसे इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की बात यहाँ पर होती है। तो फॉर्मल सेक्टर मतलब जहाँ अगर आप काम करोगे तो आपको पेंशन मिलेगी, आपको छुट्टियाँ मिलेगी, आपके जो मतलब कितने घंटे आप काम करेंगे वो भी तय वहाँ पर होगा। तो काफ़ी अच्छा सिक्योर वहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो वो होता है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। और इनफॉर्मल इसके अगेंस्ट होता है कि जैसे कोई मजदूर हो, उनका कोई टाइम नहीं होता, लिमिट नहीं होता, वो कितना भी काम उससे करवाते हैं, उसके बाद उनके जो पेमेंट है वो भी वहाँ पर फिक्स नहीं होते।
तो ये सारी दिक्कतें, उनको ना छुट्टी मिलती है, ना कई सारी दिक्कतें वहाँ पर होती है। तो इनफॉर्मल में अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, अगर सरकार बता सकता है कि हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, बट वो अगर इनफॉर्मल सेक्टर में मिलते हैं तो उससे देश का फ़ायदा नहीं होगा। जो गरीब है वो और गरीब वहाँ पर हो सकते हैं। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर जनरेट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि यहाँ पर जो अभी बढ़ रही है एम्प्लॉयमेंट, वो फॉर्मल एरिया में ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर मानी जा रही है। ओके दोस्तों, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो शायद ही कोई आपको बताएगा। तो इस वीडियो में हम काफ़ी मेहनत करके ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग की जो जर्नी हो वो काफ़ी आसान हो सके। तो बस आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, उसके बाद बात आती है एक्सपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट जो है दोस्तों, इसमें तो काफ़ी अभी दिक्कतें थोड़ी आने वाली है। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी बात की है कि डेवलप जो मार्केट्स है, जैसे कि अमेरिका हो, यूरोप हो, वहाँ पर दिक्कतें हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी जो डिमांड है वो थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। और डिमांड ही नहीं होगी तो एक्सपोर्ट हम वहाँ कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट कम होगा हमारा तो बड़ा क्वेश्चन इंडिया के सामने इम्पोर्ट के लिए आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कत की बात एक्सपोर्ट की यहाँ पर बनी है ट्रम्प के आ जाने के बाद। वो बोल रहे हैं कि हम ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। मतलब ठीक है कि इंडिया पर तो इतना नहीं लगाएंगे, बट हमारा टैरिफ बढ़ने वाला है। चाइना को तो ज़्यादा ही वो टैरिफ लगाने वाले हैं, बट इंडिया को भी वो टैरिफ बढ़ाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट में कमी आ सकती है। तो ये दिक्कत है। उसके साथ साथ यूरोप हो, चाइना हो, वहाँ पर भी थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। तो इसी वजह से ये जो हम जहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं उन देशों में जब दिक्कतें आएगी तो उससे हमारे एक्सपोर्ट पर एक एडवर्स इम्पैक्ट होगा। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने भी मेंशन की है। बट एक अच्छी चीज़ मानी गई है कि ठीक है, जो गुड्स है उसमें तो दिक्कत है, जो हम गुड्स भेजते हैं, बट जो सर्विसेज है उसमें थोड़ी अच्छी बात है कि सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है आईटीज़ की। एक्चुअल में मतलब सर्विस सेक्टर जो है उसके लिए जो एक्सपोर्ट है उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं है। ओके, तो सर्विस सेक्टर तो सेफ है, ये भी बात यहाँ पर की गई है। बाकी एफडीआई की अगर हम बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो एक थोड़ी सीखने को दोस्तों आपको ज़रूर एक चीज़ मिलेगी। ठीक से समझ लीजिए कंसेप्ट। दो तरीकों से ये फॉरेन के लोग हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक जो तरीका है जिसे आपने कई बार सुना होगा स्टॉक मार्केट में, एफपीआई, एफआईआई, ये चीज़ें। ये लोग क्या होते हैं कि जब इंडिया में पैसा लगाते हैं तो ये स्टॉक में लगा देंगे, और क्या करेंगे कि स्टॉक में लगा दिया तो उसके लिए मतलब रात को लगाया और दूसरे दिन वो निकाल भी सकते, या अगले सेकंड को भी वो निकाल सकते। तो इसकी श्योरिटी नहीं होती एफपीआई की, एफआईआई की। तो मतलब अगर आपके देश में एफपीआई बढ़ रहा है, एफआईआई के पैसे आ रहे हैं, तो उस अपने देश की इकोनॉमी में ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। एक्चुअल में जो इम्प्रूवमेंट होता है किसी भी देश की इकोनॉमी में, वो होता है एफडीआई से। क्यों? क्योंकि एफडीआई जब कोई इंडिया में करता है तो वो बस स्टॉक नहीं खरीदता, वो यहाँ पर कंपनी लगाता है। वो एमआईडीसी में जाके कोई कंपनी ओपन करेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उसके बाद वो सारी चीज़ें मतलब टैक्स वहाँ पर पे करेगा, बाकी कर्जा इंडिया से लेगा। तो वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि देश का विकास। तो वो फॉरेन का जो पैसा आएगा उससे इंडिया की इकोनॉमी, कोई भी देश की इकोनॉमी सुधरने में फ़ायदा होता है जब एफडीआई आता है। तो इंडिया का जो एफडीआई है वो अच्छा है। ओके, एफडीआई मतलब बड़े बड़े जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में यहाँ पर आ रहे हैं एफडीआई के थ्रू। तो ये एक अच्छी चीज़ मानी जा रही है, इसीलिए रिबाउंड की बात यहाँ पर हो रही है। बाकी फॉरेक्स रिजर्व की हम बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व जो है इंडिया को काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी अच्छा है। मतलब आई थिंक वर्ल्ड में शायद हमारा फर्स्ट या सेकंड नंबर है फॉरेक्स रिजर्व में। तो थोड़ा भी सीखने के लिए आपको मिलेगा दोस्तों। जो पहली बार वीडियो देख रहे होगे, नए होगे, तो एक बात मैं यहाँ पर आपको ठीक से बताना चाहता हूँ। किसी भी देश के लिए फॉरेक्स रिजर्व उसके पास होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब दिक्कतें आती है जब कोई वॉर हो या फिर कोई बड़ा इकोनॉमिक कोई बड़ी ही दिक्कत हो, तब उस वक्त आपको आपके देश का इंपोर्ट करने के लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, उनके करेंसीज होनी चाहिए। जैसे कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट क्या करना पड़ता है? इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, वो कच्चा तेल जो है वो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। वो इंडिया के पास इतना पर्याप्त नहीं है। तो हम हर बार
उस पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। मतलब बाहर ही हम पूरा डिपेंड है इस कच्चे तेल के लिए। तो अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी ही नहीं होगी तो हम ये इसको इंपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें अगर तेल इंपोर्ट करना है तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, और उसी लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। और हमारा जो मतलब एक्चुअल में जो आरबीआई के गवर्नर है वो ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरह कर रहे हैं। उन्होंने फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी अच्छी तरह बचा के रखा है। जैसे कि अभी एफपीआई की ज़बरदस्त सेलिंग देखी आपने एफआईआईज की मार्केट में, बट फिर भी इंडिया को ज़्यादा दिक्कतें क्यों नहीं आई, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, आप ज़रूर जाकर आई बटन पर जाकर ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बात की है गोल्ड के बारे में कि किस तरह से गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड का जो उन्होंने खरीदारी की है, उसकी वजह से कैसे फॉरेस्ट रिजर्व हमारा हेल्दी रहा है, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप ज़रूर जाकर वो देख सकते हैं। तो फॉरेस्ट रिजर्व जो है दोस्तों वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर देश के लिए, और भारत ने इसके लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। और फॉरेस्ट रिजर्व जो है हर रोज़ वहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो एक अच्छी साइन है एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए। अभी जो मतलब ट्रेड होगा हमारा, उसके लिए कई सारी चीज़ों पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा, कई सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट जो है वो किस तरह से रहते हैं, मतलब जहाँ ग्लोबल में अगर हमें कोई कर्जा लेना है तो वहाँ पर किस तरह से इंटरेस्ट रेट रहेंगे, या फिर जो अमेरिका इंटरेस्ट रेट लगाता है वैसे ही नॉर्मली डुप्लीकेट हर कोई दूसरी कंट्रीज़ करती है। तो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है हर ट्रेड पर। वहाँ पर अगर ज़्यादा ही टैक्सेस हो गए, रेट ज़्यादा हो गए, तो महंगी होगी हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारी चीज़ें। तो इसलिए ट्रेड करने में ग्लोबल इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको हमें देखने पड़ेंगे आने वाले समय में। उसके साथ साथ अर्निंग ग्रोथ एंड वैल्यूएशंस, मतलब हमारा जो अर्निंग की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हुई है अभी फ़िलहाल इस क्वार्टर में, तो हमें इसमें ग्रोथ करना है। वैल्यूएशन जो है हमारे काफ़ी महंगे हैं, मतलब हमारे जो स्टॉक्स है दोस्तों, अगर आप देखें एफआईआईज को अगर कहीं भी उन्हें अगर बाइंग करनी है तो वो ऐसी कंट्री देखेंगे कि जहाँ पर वैल्यूएशन कम हो या फिर वैल्यूएशन ठीक ठाक हो। महंगी चीज़ें वो क्यों लेंगे इंडिया में, वो कहेंगे कि इंडिया तो महंगा है, और हम दूसरी जगह जाते हैं फिर जहाँ हमें सस्ता या ठीक ठाक मिले। तो इसीलिए अभी इंडिया ओवर वैल्यू है, मतलब हमारे जो स्टॉक्स है वो काफ़ी महंगे लग रहे हैं लोगों को, तो वो वेट कर रहे एक करेक्शन का, और वही करेक्शन अभी आता हुआ आपको दिखा होगा कि 10% से भी ज़्यादा की करेक्शन यहाँ पर है। और 2 ही दिन में दोस्तों, अभी फ़िलहाल 2 ही दिन में मार्केट कितना एक 5% की रिबाउंड यहाँ पर पूरा दिया है। ओके, तो इसीलिए हमारी जो वैल्यूएशन है वो अभी थोड़ी उसमें सुधार हो रहा है। उसके बाद जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, मतलब ये जो ट्रम्प की नीति हो, हाँ सॉरी, जियो पॉलिटिकल में आएगा ये वॉर, ये सारी चीज़ें जो चल रही है वो कैसे होती है, वो अगर ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो फिर बाकी कुछ चीज़ें काम नहीं करेगी, क्योंकि फिर हमारा एक्सपोर्ट में दिक्कत आएगी, हमारा जो रुपया है उसमें दिक्कत आएगी, कई सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना हमें करना, यहाँ पर इन्फ्लेशन का कई सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़े तो वो क्या होता है उस पर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड होगी। और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि ट्रम्प जो जनवरी में राष्ट्रपति हो गए, वहाँ पर प्रेसिडेंट बनेंगे यूएस के, तो वहाँ पर वो किस तरह से नीतियाँ अपनाते हैं। उनका जो पहला कार्यकाल था उसमें तो उन्होंने कई सारे भयंकर डिसीजन लिए थे, तो इस बार वो किस तरह से पॉलिसी के डिसीजन लेते हैं वो देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इंडिया एक काफ़ी बड़ा, इंडिया का एक जो हम कहें कि शेयर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अमेरिका के साथ। तो अमेरिका की नीतियाँ जो होगी वो पूरी ट्रम्प के इस पर डिपेंड होगी कि वो किस तरह से डिसीजन लेते हैं। ओके, तो इस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इससे हमारे ट्रेड में अप एंड डाउन्स हो सकते, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। उसके साथ साथ रशिया एंड यूक्रेन का जो अभी वॉर चल रहा है दोस्तों, और उसमें अभी काफ़ी बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं, तो इससे काफ़ी बड़ी दिक्कतें इंडिया के पास सामने आएगी, तो थोड़ा इसे हमें गौर से देखना है। उसके बाद क्या हुआ है ये थोड़ा समझना आपको इम्पोर्टेंट होगा कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो जैसे ही बढ़ेगा तो जो लोग हैं, इन्वेस्टर है, वो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बेटर सेफ्टी वो जाएंगे यूएस ट्रेजर बॉन्ड्स में।
बॉन्ड में वो ज़्यादा खरीदारी करने का सोचेगी, तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट होगा हमारे स्टॉक मार्केट पर। तो इसीलिए ये वॉर ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा स्टॉक मार्केट, हमारा है क्या, हर कोई देश के स्टॉक मार्केट में दिक्कतें आ सकती है। ग्लोबल के लिए ये बड़ा काफ़ी घातक है ये वॉर। तो इसीलिए अभी देखा गया है कि रशिया यूक्रेन के बाद यहाँ पर बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ रही है, बॉन्ड यील्ड के बारे में बढ़ रही है, और गोल्ड पर भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। एक सेफ्टी के लिए गोल्ड में भी लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए गोल्ड के प्राइसेस भी अगर आपने देखे होंगे तो वो आसमान छूते हुए आपको दिख रहे होंगे। तो इन सारी दिक्कतों में, इन सारी चीज़ों में हमें यहाँ पर हमारी इकोनॉमी बचा कर रखनी है और अच्छी तरह फ्लरिश करनी है, अच्छी तरह ग्रो करनी है। तो इसके लिए निर्मला सीतारामन जी हो और अपने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हो, उनके पास काफ़ी चैलेंजिंग ये पूरा फेज़ होने वाला है। ओके, यूरोप और चाइना जो है उसमें भी स्लो डाउन थोड़ा चल रहा है, तो उस वजह से भी दिक्कतें आएगी, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा व्यापार यूरोप से है और चाइना से भी है। तो वहाँ पर दिक्कतें आएगी तो हमारा भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत आएगी। यूएस मगर देखें तो यूएस की इकोनॉमी जो है दोस्तों स्टेडी एक्सपेंशन करेगी, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएस में तो अभी अच्छा एक्सपेंशन होने के चांसेस यूएस में यहाँ पर लग रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरा जो निचोड़ था इस पूरे एक जो रिपोर्ट था उसका पूरा यहाँ पर देख लिया। उससे ये जो वीडियो था इसमें हमने वो रिपोर्ट के बारे में जानते जानते हमने कई सारे बेसिक चीज़ों का भी यहाँ पर डिस्कशन किया। इकोनॉमी पूरी तरह से हमने थोड़ी ओवरव्यू पूरा देख लिया कि इंडिया की इकोनॉमी के सामने क्या क्या दिक्कतें हैं, किस तरह से वो चल रही है, और उस वजह से दोस्तों आपका जो अभी दायरा हुआ होगा मार्केट को देखने का वो थोड़ा यहाँ पर ज़रूर बढ़ा होगा। जब आप थोड़ा दूर की देखेंगे तो आपको जो डिसीजन होंगे दोस्तों आपके वो करेक्ट आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इससे आपको हेल्प होगी। तो दोस्तों ये जो वीडियो था इससे ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।